हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे लॉ एंड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट, जो कि सोल और बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो इसमें मैं यूनिट वाइज आपको वीडियो प्लेलिस्ट दूंगी। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्ट्रेंथिंग लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सो बेसिकली इसमें हम फर्स्ट चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर क्या चैलेंजेस है लॉज और इंस्टीट्यूशन में। तो फर्स्ट इज़ इनएफिशिएंसी इन लीगल प्रोसेस। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो काफ़ी स्लो ऑफ जस्टिस है। ओके, इससे इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन कर दे रही हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, डिले इन रिजोल्यूशन इफेक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड हैम्पर बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ पे जो केसेस है वो काफ़ी डिले हो जाती है और काफ़ी स्लो डिलीवरी है। ओके, तो सेकंड पॉइंट इज़ करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो इसके अंदर क्या है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन अंडरमाइंस रूल ऑफ लॉ अफेक्टिंग गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑफन पब्लिक ऑफिसेज फेस ट्रस्ट डेफिसिट ड्यू टू बैरिबरी एंड फेवरटिज्म। सो बेसिकली करप्शन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है वो रूल ऑफ लॉ अंडरमाइन अफेक्टिंग गवर्नेंस, जो कि अफेक्ट किससे करता है, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को। ओके, थर्ड वन इज़ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इनएडिक्वेट है और मैन पावर भी। तो फर्स्ट पॉइंट है, कोर्ट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ आर ऑफन अंडर स्टाफ्ड एंड लैक मॉडर्न फैसिलिटीज़। सेकेंड इज़ लॉ इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज स्ट्रगल ड्यू टू पुअर ट्रेनिंग एंड ओवरलोड। यहाँ पर जो है इन्फोर्समेंट मैन पावर भी इसलिए इनएडिक्वेट है। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रगल है कि पुअर ट्रेनिंग है एंड ओवरलोड है। ठीक है, यहाँ पे पुअर ट्रेनिंग और ओवरलोड है, इसी वजह से यहाँ पर जो कहते हैं मैन पावर है वो काफ़ी इनएडिक्वेट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी वजह से, क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट इज़ एम्बिगिटी एंड ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन। मल्टीपल लॉज एंड अथॉरिटी लीड टू ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड कन्फ्यूजन इन एग्जीक्यूशन। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी टाइप के लॉज हैं जो कि कन्फ्यूजन एक नॉर्मल ह्यूमंस को पैदा करता है कि यहाँ पे किस तरह के लॉज किस टाइप पर यूज़ होंगे, क्योंकि एक ही केस के ऊपर काफ़ी लॉज लगाया जाता है। सेकेंड इज़ फेडरल स्ट्रक्चर समटाइम्स रिजल्ट इन कन्फ्लिक्टिंग रूल्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बेसिकली यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के रिलेटेड अगर केस कभी होता है तो वो इन्हीं दोनों में कन्फ्लिक्ट रह के रह जाता है, ओवरलैप्स हो जाता है। फिफ्थ वन इज़ रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म। Political interference and status quo bias hinder necessary legal reforms. Institutions are often conservative and slow to adapt modern economic demands. So basically यहाँ पे जो मॉडर्न इकोनॉमिक डिमांड्स वो काफ़ी स्लो अडेप्ट वो एक एज ए नॉर्मल पर्सन कभी करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी। सो ये था हमारा चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। The first opportunity is digitalization and e-governance. Basically, initiatives like Digital India, e-courts, and online grievance redressal system improve transparency and access. Institution can leverage data and automation for efficient functioning. सो यहाँ पर बताया गया है कि डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस जो है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी लॉज के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अपना कोई भी केस है वो डिजिटली आप दे सकते हैं, केस कर सकते हैं। सेकंड इज़ जुडिशियल रिफॉर्म्स। नेशनल जुडिकल डाटा ग्रिड, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट कैन स्पीड अप केस डिस्पोजल। बेसिकली यहाँ इसमें बताइए जो नेशनल जुडिकल डाटा ग्रिड है आपके पास ऑल्टरनेटिव है रिजोल्यूशन ADR, जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कैन स्पीड अप केस डिस्पोजल, जो कि आपका जो केस है वो काफ़ी स्पीड अप आप तरह केस ले कर सकते हो। मतलब आपको काफ़ी स्पीडली आप उस केस को डिस्पोज भी कर सकते हो, क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी आपको आगे केस को हैंडल करने में। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन डिमांड दैट लॉज बी अपडेटेड टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में बताया गया कि जो ग्लोबलाइजेशन जो डिमांड है, जो लॉज है वो अपडेट हो चुके हैं। जैसे IBC का इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड IP लॉज। ठीक है, फोर्थ वन इज़ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया प्रेशर। जो यहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है वो भी अब काफ़ी चैलेंज अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और मीडिया जो है ये भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है केस लॉस को डिफाइन करने के लिए। ग्रेटर अवेयरनेस एक्टिविज़म एंड RTI एक्ट
have pushed for accountability and reform. ओके, फिफ्थ वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग. जो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर राइट्स, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्म्स आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या क्या इंडिया के ऊपर इफेक्ट आया. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे. तो इंडिया अंडरवेंट अ मेजर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन 1991 व्हेन इट adopted liberalization policies due to balance of payment crisis. This shift marked the end of the license raj and opened the economic to global market. तो बेसिकली आफ्टर 1991 जो लाइसेंस राज था वो ख़त्म हो गया था और जो ग्लोबल मार्केट था वो ओपन था सभी के लिए कि कोई भी इंडिया में ट्रेड कर सकता है और इंडिया के लोग बाहर ट्रेड कर सकते हैं. ओके, तो ये मेजर चेंजेस हुए थे आफ्टर 1991. तो रिफॉर्म्स क्या क्या थी इसकी वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट रिफॉर्म्स थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स. इसमें क्या था, अबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट अ फ्यू सेक्टर. मतलब इसमें जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस था वो अबॉलिश कर दिया था, बस कुछ ही सेक्टरों में नहीं किया गया था. सेकंड वन इज इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. इसमें जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको इनकरेज उन्हें करा गया था कि वो पार्टिसिपेट करें. सेकेंड पॉइंट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन. इसमें क्या होता है, रिडक्शन इन टैरिफ एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़. बेसिकली जो टैरिफ ड्यूटीज़ थी उस पर रिड्यूस किया गया था उसको, और टैरिफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को भी. सेकंड वन इज FDI अलाउड इन वेरियस सेक्टर. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान वो भी काफ़ी सेक्टर्स में अलाउ किया गया था, जैसे टेलीकॉम में, बैंकिंग और इंश्योरेंस में, जो कि पहले नहीं था बिफोर 1991. ओके, थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इसमें क्या था कि ऑटोनॉमी टू RBI, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स. इसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हुआ था कि जो ऑटोनॉमी है वो RBI को दिया गया था, जो डीरेगुलेशन हो रहे थे इंटरेस्ट के, और जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक कि कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज भी किया गया था. सेकंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, जो कि से भी रेगुलेट करता है. तो जो स्टॉक मार्केट था उसको भी डेवलप किया गया था, जिससे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ था. फोर्थ वन इज़ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स. कि पब्लिक सेक्टर कैसे रिफॉर्म हुआ था, डिसइन्वेस्टमेंट इन PSU एंड फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर जो PSU था उसको में अब फोकस टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस दिया गया था. ठीक है. टैक्स रिफॉर्म्स, क्या क्या टैक्स रिफॉर्म्स थी, इंट्रोडक्शन ऑफ VAT एंड लेटर GST. बेसिकली पहले तो 1991 के बाद आफ्टर 1991 VAT को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब जो है GST आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ा था, इससे क्या हुआ था, फर्स्ट इज़ हायर GDP ग्रोथ. जो इंडिया का GDP था वो अच्छा हाई हो गया था. इंडिया GDP ग्रोथ एक्सेलरेटेड पोस्ट 1991 एवरेजिंग 6 to 8% पर एनम. 6 से 8% इंक्रीज़ हो गया था. सेकंड इज़ एक्सपेंशन इन द मिडिल क्लास. जो मिडिल क्लास फैमिलीज वो भी एक्सपेंड हो गए थे, इंक्रीज, जिनकी भी इनकम जो थी इंक्रीज हो गई थी. कंज्यूमरिज्म तो और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हुआ था. थर्ड वन इज़ राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो एक्सपोर्ट था वो भी ज़्यादा हो गया था, इंडिया में होने लगा था, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो गई. ग्लोबल इंटीग्रेशन लीड टू बूमिंग IT, BPO एंड पैरामेक्चुअल सेक्टर. जो IT सेक्टर्स थे वो भी काफ़ी बूम किए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके. फोर्थ इज़ जॉब क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इस टाइम पे जो आफ्टर 1991 जो था जॉब क्रिएट भी काफ़ी हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप भी, इनोवेशंस भी काफ़ी हुए. स्टार्टअप एंड प्राइवेट इंटरप्राइज फ्लरिश ड्यू टू रिलैक्स्ड रेगुलेशन. फिफ्थ इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ग्रोथ इन टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड हाउसिंग सेक्टर. जो ग्रोथ थी वो टेलीकॉम में और ट्रांसपोर्ट और एनर्जी और हाउसिंग सेक्टर में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था. बेसिकली अब जब बेनिफिट्स है तो लिमिटेशंस भी होंगी. तो इसमें फर्स्ट है, ग्रोथ हैज़ बीन अनइवन विद रूरल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफन लेफ्ट बिहाइंड. इनकम इनइक्वालिटी एंड जॉबलेस ग्रोथ रिमेन कंसर्न. बेसिकली जो ग्रोथ था वो अनइवन थी, कई किस सेक्टर में हो रही थी, कुछ सेक्टर में नहीं हो रही थी. सेकंड थी कि जो इनकम थी अभी वो इनइक्वालिटी ही थी, जो जॉबलेस थे वो ग्रोथ नहीं हुई थी उतनी.
ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड के आंसर। अब नाउ गोज टू द थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लॉज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो रूल लॉज का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो बेसिकली लॉज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, फेयरनेस एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम। दे form the legal infrastructure necessary for functioning market. First one is enforcing property right. Laws ensure that individual and businesses have secure ownership over land, capital and intellectual property. This promote investment and innovation. बेसिकली फर्स्ट जो लॉ का रोल है कि वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इसे इन्फोर्स करता है। बेसिकली इसमें लैंड का जो ओनरशिप है, कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर लॉज इंश्योर करता है कि बिजनेस इंडिविजुअल और बिजनेस को कि आपका उसके ऊपर ओनरशिप है लैंड के ऊपर, प्रॉपर्टी राइट्स उस प्रॉपर्टी पर। दिस प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। ये आपको इन्वेस्टमेंट का भी एक राइट देता है, इनोवेशन का भी देता है कि आपका अगर किसी लैंड पे ओनरशिप रहेगा तो आप उसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट भी पर्पस से बना सकते हो और इनोवेशन का भी। सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिली ऑन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट से आप जो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसे भी इन्फोर्स कर सकते हो एज ए इन्फोर्सेबल इन लॉ। सेकंड इज लीगल सर्टेनिटी, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इनकरेज ट्रेड। जो लीगल सर्टेनिटी जो था, इससे क्या होगा कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्समेंट बाय लॉ होगा तो आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा और आपका लीगैलिटी जो इनका ट्रेड के लिए भी आपका जो मन है वो करेगा कि हाँ मैं ट्रेड करूँ किसी भी कंट्री से या किसी पर्सन से। ओके, थर्ड वन इज़ रेगुलेशन ऑफ मार्केट। Competition laws like the Competition Act prevent monopolies and promote efficiencies. रेगुलेशन मार्केट्स के आपको क्या मिलेगा कि आपको कंपटीशन एक्ट के थ्रू कि आप ईजिली आप कंपटीशन कर सकते हो। सेकेंड इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इंश्योर फेयर प्रैक्टिस। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज था उससे फेयर प्रैक्टिसेस यानी कि आपको मार्केट में एक फेयर वैल्यू मिलेगी किसी भी प्रोडक्ट की। ये नहीं कि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। तो आपको इसीलिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज दिया गया जिससे आप उसको यूटिलाइज करके आप अपने लॉज को अपने रूल्स राइट्स को मैनेज कर सको। फोर्थ वन इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जुडिकल इंस्टीट्यूशन एंड आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड वे टू रिसॉल्व बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली एंड क्विकली। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो है आपको हेल्प करता है कि कोई भी डिस्प्यूट हो उसको पीसफुली और जल्दी ही रिजॉल्व करने का। फिफ्थ इज लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट वर्कर राइट एंड इंश्योर हेल्दी स्किल्ड वर्कफोर्स। बेसिकली लेबर लॉज जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स का जो राइट है उसको कि उसके साथ मिसबिहेव ना हो, किसी भी वर्कर के साथ स्किल्ड वर्क फोर्स हो और हेल्दी उनके साथ हर चीज़ बिहेवियर राइट हो लेबर्स के साथ, और सोशल सिक्योरिटी भी दी जाए लेबर को। सिक्स्थ वन इज इन्वायरमेंटल लॉज कि रेगुलेट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड रिसोर्स यूज़ प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली जो इन्वायरमेंटल लॉज है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी की वजह से किसी भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े उसके लिए इन्वायरमेंटल लॉज भी बनाए गए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो। सेवेंथ इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लॉज सच एज कंपनीज एक्ट रेगुलेट बिजनेस ऑपरेशन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या हुआ, इससे आपको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो मिलेगी कंपनीज एक्ट की, आपका जो भी बिजनेस ऑपरेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी हो कंपनीज एक्ट के ज़रिए। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, When laws are well designed and implemented, they foster confidence, investment and economic efficiency. Basically अगर आपके laws जो होंगे well designed होंगे और implemented होंगे तो आपका confidence level increase होगा, साथ में आप investment का भी purpose बनाओगे और इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी होगी। इससे आपका इकोनॉमिक में का भी एफिशिएंट यूज़ होगा, इकोनॉमिक भी अपना जो रिसोर्स है अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा। सेकंड इज़ पुअर लीगल इन्फोर्समेंट लीड्स टू करप्शन, डिले एंड रिड्यूस्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। बेसिकली अगर आपका पुअर लीगल इन्फोर्समेंट रहेगा तो करप्शन का डिलेस जो भी आपका रोल है या फिर मतलब आपका केस है वो डिले होगा। रिड्यूस्ड इकोनॉमिक जो कि आपके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है। Now answer third is complete. Now goes to the question number 4. Explain the role of institution in the economic development of India. कि जो institution का क्या रोल है economic development India का। So first is start from this.
Institution are the formal and informal rules, norms, and organization that govern behavior and interaction in the society. In economic terms, they reduce uncertainty, enforce rules and support functioning in market. बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रूल्स है, उसमें नॉर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्न करते हैं बिहेवियर कि सोसाइटी के साथ किस तरह इंटरेक्ट हो. ये बेसिकली रिड्यूस करते हैं आपके अनसर्टेनिटी रिस्क जो है आपको मार्केट में. तो बेसिकली कितने टाइप्स के आपके पास इंस्टीट्यूशन है. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि पार्लियामेंट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया. सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि आरबीआई, सेबी, नीति आयोग. थर्ड वन इज़ जुडिशियल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन जैसे सुप्रीम कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट. फोर्थ वन इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल पंचायती राज और एनजीओ. अब इसके रोल्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. फर्स्ट वन इज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन and implementation. In institution like Niti Aayog frame development strategies. Regulatory bodies ensure proper execution. ट्राई फॉर टेलीकॉम बेसिकली जो पॉलिसी फॉर्मेशन आपका हेल्प करता है डेवलपमेंट जैसे कि नीति आयोग है जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ आपको इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा आपका कोई भी लॉ. सेकंड इज़ रोल इन्फोर्समेंट. रूल जो है ये इन्फोर्स कराया जाता है. इंस्टीट्यूशन इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल रेगुलेशन जैसे कि आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन, करेंसी स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. जैसे आरबीआई जो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, करेंसी स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी को. सेबी मेंटेन ट्रस्ट इन कैपिटल मार्केट. जो सेबी है वो कैपिटल मार्केट को सिक्योर करती है जो वहाँ पे प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर ओके इंटरेस्ट. नाउ फोर्थ इज रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ये आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे भी इफेक्ट डालती है जैसे कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड ई गवर्नेंस इंप्रूव एज ऑफ डूइंग बिजनेस. फोर्थ इज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी आपको देते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशन जैसे आपके लिए बनाए गए कोर्ट, एनएचआरसी एंड लोकपाल इंश्योर एक्सक्लूसिव ग्रोथ. सिक्स्थ इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी. इंस्टीट्यूशन लाइक UIDAI जो है वो आधार के लिए होता है जो हैव इनेबल्ड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज़ एंड वेलफेयर. ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी का आपको बताया गया इंस्टीट्यूशन. जैसे कि अब इसको चैलेंजेस कौन से फेस किए जाते हैं. ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी. सेकंड इज़ करप्शन एंड रेड टेप. थर्ड इज़ इनएडिक्वेट ऑटोनॉमी और ओवर पॉलिटिसाइजेशन. सो बेसिकली कंक्लूजन इसका ये निकला जो स्ट्रॉन्ग एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन आर द बैकबोन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. जो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बैकबोन की तरह वर्क करता है. दे क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. बेसिकली ये फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इनोवेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. कौन? इंस्टीट्यूशन जो है. सो इन दिस वीडियो वी कंप्लीटेड द यूनिट 1. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग.